हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपांशु एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपांशु मैथ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं, जो कि है टॉप 100 प्लस क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जीडी 2023। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में क्या होगा, जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो पिछले साल एसएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं 2021-22 में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, ठीक है। क्वेश्चन सारे वही है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखे जाइएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो को, और मेरे यूट्यूब चैनल की भी पहली वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और आने वाली वीडियोस में भी आपको 10 के सेट में ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो में मैंने ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। बेसिक क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो वीडियो का अवॉइड मत करना, स्किप मत करना बेसिक क्वेश्चन की वजह से, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो को और चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपए हो जाता है। तो ए का वेतन रुपयों में क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ने का जरूर प्रयास करें, और प्रयास करने के साथ साथ भाई, पढ़ने के साथ साथ उसको करने का भी प्रयास करें, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है, ठीक है। दो बंदे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि भाई एक है ए और एक है भाई बी, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 6:7, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई बी के वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 5.5% की वृद्धि कर रहे हैं बी के वेतन में। तो ये कह रहे हैं भाई बी के वेतन में 5 सही 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। जिससे वृद्धि करने के बाद बी का जो कुल वेतन है, बी का जो कुल वेतन है वो भाई 1,47,700 रुपए हो जाता है। तो भाई ए का मान ज्ञात करो, यानी ए का वेतन क्या है, यानी रुपयों में क्या है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है, इतना सा डाटा दे रखा है, इस डाटे की मदद से हमें ए का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मैं करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई अनुपात में एक्स मान लो, क्योंकि हमें एक्स मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें भाई एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि कर दी है, तो हम भी कर देते हैं भाई। देखो बी के वेतन में 5 सही 1/2% यानी 5.5% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो भाई कैसे करूंगा, 5 दूनी 10 और 11/2, और परसेंटेज का जब साइन हटाऊंगा तो भाई 100 का भाग करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा ये। और भाई 11 एकम 11 और 100 दूनी होते हैं 200। तो भाई जब मैंने इसको 5 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करा तो यह 11/200। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 में 20% की वृद्धि करनी है तो कैसे करनी है। तो भाई कैसे करूंगा मैं, ये देखो, सबसे पहले तो मैं 100 का 20% निकालूंगा। तो 100 का 20% कैसे निकालूंगा, ऐसे। तो 100 का 20% क्या होता है, 20 ही आएगा। अब जो परसेंट निकल के आएगा भाई मैं 100 में प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 120, यानी 100 में 20% की वृद्धि होगी भाई, इस तरह से, ठीक है। 120 आ गया। बात समझाने को मैं यही चाह रहा हूं आपको। देखो कैसा हमें इसी तरह हमें बी के मान में 5.5% की वृद्धि करनी है। देखो बी का वेतन कितना दे रखा भाई, 7x। तो 7x में जब हम 5.5% की वृद्धि करेंगे तो मैंने वृद्धि को भाई, परसेंटेज को भाई फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो ये आ गया अपने पास 11/200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कटेगा तो 11 7 77 गुणा हो जाएगी, और भाई बटे में 200 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और भाई प्लस 7x ये वाला करेंगे तो भाई होगी बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई वृद्धि करने के बाद बी का जो कुल वेतन है वो 1,47,700 रुपए हो जाता है। कोई नहीं, वृद्धि करने के बाद बी का कुल वेतन 1,47,700 रुपए हो जाता है, यानी हमने इसके बराबर इसका मान रख दिया। बस क्या करना है, अब सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। एक्स का जो भी मान आएगा भाई, जिसमें पूछा उसमें रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है भाई, आता होगा। देखो ये एलसीएम लेके इसकी गुणा होगी भाई, जो गुणा करके आएगा उसमें प्लस हो जाएगा, बाकी 200 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो रही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 77 का एक्स तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 200 की गुणा इसमें होगी, यानी 270 कितने होंगे, हो जाएंगे 1400 एक्स, बटे भाई 200 का ऐसे ही बटे में रहेगा, और ये हो जाएगा 1,47,700 रुपए। अब भाई 1400 एक्स प्लस 77 एक्स को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1477 एक्स बराबर 1,47,700 रुपए। भाई गुणा कर, 200 की भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो रही है तो 200 उधर चला जाएगा। अब देखो 1477 से 1477 ये एक बार कट गया तो इधर बचा x और इधर बचा 200 गुणा ये 200 और भाई 20 ये वाली, तो x का जो मान आ गया अपने पास वो आ गया भाई 20,000। अब बस क्या कर रहा है, इन्होंने पूछा भाई ए का वेतन कितना है, तो बस x का मान उठा के ए में रख दो, यानी x का जो मान है भाई उठा के यहाँ रख दो। तो 6 गुणा x का कितना मान आया, 20,000। 1 2 3 4 और भाई 6 दूनी होते हैं 12, 1 2 3 4, यानी 1,20,000 ए का वेतन हो गया, ए का मान आ गया। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। आपके ऑप्शन में जो भी 1,20,000 हो वही आपका आंसर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, इजी तरीका वो तो मैंने आपको समझाया तब आपको इतना बोर्ड भर गया, बाकी इतना कोई ज्यादा इसमें है नहीं करने को, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है।
समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट से, ठीक है। वो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा और आप कर भी देंगे आसानी से। देखिए क्वेश्चन है, एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था, दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर 11,890 रुपए हो गया, तो छूट प्रतिशत क्या है। भाई देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक और डिस्काउंट का क्या होगा। सॉरी, डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है भाई। करने वालों ने कर भी दिया होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भाई अपना, ये है भाई दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई एक टीवी का जो वास्तविक मूल्य था वो था भाई 14,500 रुपए। तो एक टीवी का जो वास्तविक मूल्य है वो है भाई 14,500 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि भाई दिवाली सेल के दौरान, दिवाली सेल के दौरान मूल्य जो घटकर वो रह गया, वो कितना रह गया भाई 11,890 रुपए हो गया। तो भाई छूट प्रतिशत क्या है, यानी छूट प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है। देखो छूट प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है भाई, आपको पता होगा कि छूट जो भाई हमेशा जो दी जाती है वो एमआरपी पर दी जाती है। तो भाई छूट निकालने का जो फॉर्मूला है, छूट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा भाई छूट बटे वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य कह दो, एमआरपी कह दो, या अंकित मूल्य कह दो, या सूची मूल्य कह दो, बात एक ही है। वास्तविक मूल्य भाई परसेंटेज का साइन लगाने के लिए भाई परसेंटेज में पूछते हैं तो भाई 100 का गुणा करते हैं, यही इतना सा बस फॉर्मूला होता है। सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता भाई जान लो। एमआरपी पर छूट देते हैं तो भाई बटे में एमआरपी आ गया, बस छूट निकालते। छूट कैसे निकालेंगे, देखो छूट ऐसे निकालेंगे। छूट बराबर होती है भाई, पहले मूल्य था भाई 14,500 रुपए, मूल्य घटाकर कर दिया 11,890 रुपए। भाई कितने का डिस्काउंट दिया भाई, यहां से देखेंगे 14,500 में से 11,890 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे 14,500, तो ये हो जाएगा 11,890। तो भाई जीरो की जीरो, इधर 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 4, यहां से ले लिया, 14 में से 8 गए 6, इधर बचा 3, 3 में से गया 2, यानी 2610 रुपए की उसने छूट दे दी भाई। यही छूट भाई परसेंटेज में पूछी है, तो 2610 रुपए की छूट दी, कितने पे दी भाई 14,500 रुपए में दी। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए भाई 100 की गुणा करते हैं, बस सिंपल है। सॉल्व कर लो, काटा पीटी कर लो। देखो कैसे करेंगे, 2 जीरो से तो भाई 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, बस काट लो इसको। 2610 में 145 का भाग देखो कैसे देंगे, काट लो, छोड़ा कर लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 होते हैं, और 4 ये हो गए 45, 5 नहीं 45, ऊपर 2610 5 से भाग देंगे जब ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 26 में से 25 गए तो एक ये बचा, 1 11 हो गया, तो 5 पंजे 5 दूनी 10, और भाई 11 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 522 बटे 29, जब 29 का भाग 522 में देंगे तो 11, ये भाई डायरेक्ट कटेगा 18 बार, यानी 18% की छूट दे दी। 14,500 रुपए पहले मूल्य था, 11,890 रुपए उसने बेच दिया, घटाकर कर दिया, कितने की छूट थी 2610 रुपए की। तो यही छूट भाई इन्होंने परसेंटेज में पूछी है, ऐसे कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करने वालों ने भाई कर भी दिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है भाई आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में वो भी ट्रेन से क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है भाई तीसरा, एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो भाई ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, इससे भी सिंपल क्वेश्चन और हो सकता है, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हो सकता है भाई। देखो टाइम एंड डिस्टेंस अगर जिसने भी ट्रेन पढ़ा हुआ है उसने कर भी दिया होगा, और समझ में भी आ होगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको आंसर के दिख गए होंगे। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन है अपना टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि भाई एक ट्रेन है और 725 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो भाई ट्रेन की चाल कितनी होगी। देखो ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है, जो ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है भाई 725 मीटर, ठीक है। और भाई जो सुरंग की लंबाई दे रखी है, सुरंग की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है भाई 235 मीटर। अब भाई ये सुरंग को पार करने में जो समय ले रही है भाई, समय ले रही है वो ले रही है भाई 48 सेकंड का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई ट्रेन की चाल कितनी होगी, क्वेश्चन भाई ये है, ठीक है। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि भाई एक ट्रेन की इतनी लंबाई मीटर भाई 725 मीटर लंबी ट्रेन है और 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है 48 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, चाल पूछे डायरेक्ट। चाल बराबर क्या होता है भाई, अपने को पता है, चाल बराबर होता है d/t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब भाई यहां देखेंगे हम कि अपने पास समय तो है, अब भाई दूरी की जगह लंबाई दे रखी है, तो देखो कैसे निकालेंगे कुल दूरी, यहां कैसे निकालेंगे। जब भी हमेशा याद रखना
केस में क्या होगा इस वाले टॉपिक में, टाइम एंड डिस्टेंस में, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन इस तरह से आए कि भाई कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या किसी सुरंग को पार कर रही है, तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म, उस सुरंग, उस पुल की भी लंबाई को भी तय करेगी, तो तब जाकर कुल दूरी निकलेगी। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रेन ने कुल जो दूरी तय की है, तो यहाँ देखेंगे ट्रेन ने कुल दूरी जो तय की है भाई, वो ऐसा निकल जाएगी भाई, ट्रेन की लंबाई और प्लस भाई सुरंग की लंबाई, तो ये जुड़ जाएगी दोनों। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 725 और सुरंग की कितनी है भाई 235। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 और 7 हो जाएगी 960 मीटर भाई दूरी होगी ट्रेन की कुल। बस दूरी बटे समय लगा दो तो 960 मीटर की दूरी 48 सेकंड में पार करनी है। 48 दूनी होते हैं 96 और 1 0, ये यानी 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। अब आप देखेंगे कि भाई ऑप्शन में भाई आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, कोई नहीं हम भी किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे। वो कैसे लेंगे देखो, एक भाई सबको पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक होता है भाई 5/18, एक होता है भाई 18/5, एक यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड और एक होती है भाई किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं पता अक्सर हम क्या होता है भाई, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5/18 की गुणा करनी होती है या 18/5 की गुणा करनी होती है। ठीक है, कोई नहीं, एक तरीका मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि भाई अब जिंदगी भर नहीं बोलोगे, इतना आसान तरीका है भाई इस चीज को याद रखने का। मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं बोलता भाई, क्योंकि मैंने याद कर रखा है, क्योंकि मुझे भी तरीका पता चल गया कैसे याद करना है। ठीक है, देखो यहाँ देखो भाई, छोटी यूनिट में छोटी संख्या है, बड़ी यूनिट में भाई बड़ी संख्या है। तो जब भी हम क्या करेंगे भाई, छोटी यूनिट से हम बड़ी संख्या में जाएंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे, तो भाई बड़ी संख्या से गुणा। जब हम बड़ी संख्या से जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जाएंगे, तो भाई छोटी संख्या यानी 5/18 से गुणा। बात समझ में आ गई, बस कुछ नहीं करना है, इतना से समझना है। छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में जाएंगे तो बड़ी संख्या यानी 18/5 से गुणा। बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट में आएंगे यानी छोटी संख्या से गुणा, यानी मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो 5/18 से गुणा। इतना से समझना है, सिंपल है भाई, याद हो जाएगा आराम से, कभी नहीं बोलोगे भाई, इस तरह से याद रखोगे। अभी यहाँ देखोगे भाई, मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो भाई 20 को मैं करूंगा भाई 18/5 से गुणा, क्योंकि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, बड़ी संख्या से गुणा करनी है, तो बस 18/5 से गुणा करूंगा। 5 चौक होते हैं 20 और 18 चौक होते हैं 72, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, जो भी ऑप्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो वही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगर दिक्कत आई होगी तो बस यही आई होगी 18/5 या 5/18 में। ठीक है, जिसको पता होगा भाई इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बिगनर है उसको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, कोई नहीं, मुझसे जुड़ जाइए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा भाई, सारे एक भाई टॉपिक वाइज सारे आपको कवर करवा लूंगा, सारे टाइप कवर करवा दूंगा। ठीक है, किसमें क्या करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 14 क्वेश्चन भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। 14 क्वेश्चन है भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर आने वाला है क्वेश्चन। एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। आप देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने डिस्काउंट का क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें डिस्काउंट परसेंट पूछा था, इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई एक कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचा जाता है। बेचा जाता है का मतलब, जब भी हमेशा याद रखो, जब भी बेचने वाला साउंड आए हमेशा याद रखना। कभी कभी कोई भाई कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जब भी बेचने वाला साउंड आए, कभी बेचा जाता है, बेचा गया या बेचना था, जब भी बेचा वाला साउंड आए तो भाई हमेशा याद रखना विक्रय मूल्य की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। और जब भी खरीदने वाली बात हो, खरीदा गया, खरीदना था, पास्ट एंड फ्यूचर में जब भी खरीदने वाली बात हो तो भाई क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो यहां दे रखा है भाई एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है भाई, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपए दे रखा है। तो हम देखेंगे भाई कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को भाई हम एसपी भी कहते हैं, वो है भाई 720 रुपए। अब कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी, वो है भाई 640 रुपए। 640 रुपए। अब भाई एमआरपी पर इन्होंने 10% की छूट भी दे रखी है, तो एमपी पर भाई इन्होंने छूट दे रखी है, वो दे रखी है भाई 10% की। तो भाई प्रॉफिट परसेंट पूछा है इन्होंने अंकित मूल्य पर बेचने पर, जब कुर्सी को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, मूल्य पर बेचने पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां देखिए
पहले वाले केस में था भाई छूट परसेंट पूछा था, इसमें छूट दे रखी है, ठीक है। तो छूट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ऊपर छूट बटे वास्तविक मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई लाभ बटे क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य आएगा और भाई परसेंटेज के लिए 100। हमेशा याद रखना भाई, जब भी प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए तो डिस्काउंट परसेंट में हमेशा बटे में एमआरपी पे दिया जाता है, और भाई जो लाभ या हानि होगी भाई हमेशा क्रय मूल्य को होगी। अब ये कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों, देखो ये मार्कर अगर मैं 20 रुपए का खरीद कर लाया हूँ भाई, 20 का ही लेके आया हूँ, अगर मैं इस पर लाभ कमाना चाहूँ तो मेरी मर्जी में कितने का बेचूं। अगर मैं इसको 30 का बेचूंगा तो कितने का लाभ होगा भाई, 10 का लाभ होगा। मुझे किससे पता चल रहा है, यानी बेच खरीदने वाली वैल्यू से पता चल रहा है ना। तो बस बात वही है कि भाई हमेशा बटे में भाई क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि देखो एक होता है भाई सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी मतलब एमआरपी, ठीक है, यानी मार्क प्राइस। तो सीपी कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 640 रुपए, एसपी कितना है भाई 720 रुपए, और एमआरपी भाई दे नहीं रखा, जबकि इन्होंने कहा है कि यदि कुर्सी को एमआरपी पर बेचा जाए तो भाई कितने का लाभ होगा। तो एमआरपी तो है नहीं भाई, जबकि इन्होंने एमआरपी पर 10% की छूट भी दे रखी है। तो कोई नहीं, हमें यहाँ एमआरपी निकालना होगा। देखो कैसे निकालना है, इन्होंने कहा है कि कुर्सी को एमआरपी पर 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेच दिया जाता है। तो देखो अगर मैं यहाँ माना एमआरपी 100 है, ठीक है, 100 माना एमआरपी, तो 100 पे 10% की छूट दे दी इन्होंने, 100 पे 10% की छूट दे दी, तो कितने में बेचेंगे, तो भाई 90 रुपए में बेचेंगे, नहीं 90 रुपए इसका आ गया। ये कह रहे हैं कि भाई 10% की छूट देकर 720 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा तो 90 है, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई 720 रुपए में बेचेंगे। तो कोई नहीं, 90 की वैल्यू 720 दे रखी है, तो भाई काट लो, 0 से 0 कट गई, 9 से कट गया ये 8 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। हमें किसकी सही है भाई, 100 की, यानी एमआरपी कितना माना है हमने, 100 माना है ना, तो बस 100 की गुणा कर दो, जिसकी माना है उसका मान निकालना, उसकी गुणा कर दो, तो 100 हो गया ये 800। तो बस एमआरपी आ गया अपने पास 800 रुपए। अब देखो इसने क्या कहा है कि यदि अगर कुर्सी को सीपी की एमआरपी पर बेचा जाता है तो भाई कितने का लाभ होगा। तो बस 800 में से 640 घटा लो, देखो 640 की इसने खरीदी, 800 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है भाई उसको, एक तो 60 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने से लाभ हो रहा है, 640 से लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए भाई 100 की गुणा, तो बस काट लो, 0 से 0 कट गई, 16 चौका होते हैं 64, और 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी भाई 25% का उसको लाभ हो रहा है। यहाँ लिख दो भाई, अब हटाकर अंकित मूल्य को, ये आ गया भाई 25% का लाभ ले रहा है वो, ठीक है, एमआरपी पर बेचने पर कुर्सी को। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है भाई आपका रेशो प्रपोर्शन से। भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ये भी अगर आप रिलेट करेंगे पहले वाले क्वेश्चन यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आप रिलेट करेंगे, तो पहले क्या हो रहा था भाई, बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे भाई दोनों के वेतन में वृद्धि कर रहे थे, ठीक है, 6,000 रुपए की। तो अब यहाँ देखेंगे भाई, एक है रवि और एक है भाई सुमित, ठीक है, और इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। 6,000 की वृद्धि करने के बाद जो नया अनुपात है ये आ रहा है भाई 35:40। तो भाई सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो बिल्कुल भाई, पहले बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे भाई रवि के अनुपात में 4-5 दोनों के अनुपात में भाई 6,000 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखो कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था। देखो एक्स मान लो भाई, पहले अनुपात में तो एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा भाई, हमें एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कह रहे हैं भाई प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि करनी है। देखो तो रवि का वेतन कितना है, 4x में अगर मैं 6,000 की वृद्धि कर दूं, ठीक है, कर दी, और भाई फिर आया सुमित का वेतन में भी मैंने 6,000 की वृद्धि कर दी, और वृद्धि करने के बाद भाई रवि का वेतन हो जाता है, यानी अनुपात हो जाता है 35 और इसका हो जाता है 40। बस सिंपल है, इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान जो भी आया भाई जिसमें पूछो उसमें रख देंगे, उसका बढ़ा हुआ वेतन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 40 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक हो जाए 16, 160x प्लस और 6 चौक 24, और भाई 3 0 ये और 1 0 ये वाली, ठीक है। 35 पंजे होते हैं 175x, और भाई 35 सिक्का होते हैं 210, और भाई 3 0 ये वाली, ठीक है। अब भाई एक इनको इंटरचेंज कर लो, यानी एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ। देखो जब ये 160 एक प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो 175 में से हम 160 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, अब 2,40,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये जाएगा 30,000। ठीक है, और 15 से जब हम 30,000 को काटेंगे तो ये जाएगा भाई 2,000, तो x की वैल्यू आ गई भाई 2,000 रुपए। समझ में तो आया नहीं, मैंने कैसे कर, थोड़ा डायरेक्ट भी कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस x का मान उठा के भाई किसमें रखना है, इसमें रख दो। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन पूछा है तो भाई बराबर हम यहाँ करेंगे कि x का मान कितना है 2,000 रुपए, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। अगर आप देखेंगे सुमित का इसमें पूछा बढ़ा हुआ वेतन, तो भाई ये आया भी वर्तमान वेतन। ठीक है, ये वर्तमान वेतन आया, इन्होंने पूछा बढ़ा हुआ वेतन, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना भाई, इन्होंने 6,000 प्लस कर रहे हैं ये सबके वेतन में। तो भाई जब इसमें 6,000 प्लस करोगे तो सुमित का वेतन आ जाएगा भाई 16,000 रुपए। यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ा हुआ वेतन पूछा है तो भाई हमें 6,000 प्लस करने होंगे, क्योंकि इन्होंने 6,000 की वृद्धि कर रहे हैं। अगर वर्तमान वेतन पूछते तो भाई ये अपना 10,000 होता। ठीक है, तो इस बात का हमेशा भाई इस बात का ध्यान जरूर दे लेना कि भाई वर्तमान वेतन पूछा है या बढ़ा हुआ वेतन पूछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है भाई आपका टाइम एंड वर्क से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा भाई। ठीक है, कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि भाई आप भी पढ़ के कहेंगे कि यार ये भी कोई क्वेश्चन है। चलिए छठा क्वेश्चन है भाई आपका टाइम एंड वर्क से। छठा क्वेश्चन है भाई टाइम एंड वर्क। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। अनु एक कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं, तो अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन। 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास करें, प्रयास करने के साथ साथ भाई पढ़ने के साथ साथ भाई करने का भी प्रयास जरूर करें। देखो, एक है भाई अनु, एक है अनु और एक है भाई बिन्नी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई दक्षता दे रखी है इन्होंने। दक्षता का मतलब होता है कैपेसिटी। देखो, एक होता है भाई काम बराबर होता है भाई दिन गुणा क्षमता। ठीक है, और भाई दिन बराबर होता है काम बटे क्षमता। ठीक है, अगर भाई काम निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दिन निकालना हो तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भाई दोनों ही फॉर्मूले का यूज होगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूले का यूज दोनों का ही हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई अनु एक कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। दक्षता का मतलब है कैपेसिटी दे रखी है, इन दोनों की क्षमता का अनुपात दे रखा है। वो कह रहे हैं कि अनु एक कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है, यानी बिन्नी से अनु 4 गुना दक्ष है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे बिन्नी एक कार्य करती है तो अनु उतने घंटे में भाई 4 कार्य काम कर लेती है। आप इसको ऐसे समझे, अगर बिन्नी 1 घंटे में 1 रील बनाती है तो उतने 1 घंटे में भाई अनु 4 रील बना जाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए, 4 और 5 कर लिया जाए, तो 7 घंटे में ये कितना कार्य करेंगी, यानी कितनी रील बनाएंगी, तो ये बना लेंगी भाई 35 रील, यानी 35 काम कर लेंगी। अब इन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहे हैं कि वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। भाई ठीक है, हमने 7 घंटे में 35 काम करा लिया। यदि अनु अकेले इसी कार्य को 7 घंटे, ये कह रहे हैं कि अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, तो अनु यानी अनु इसी कार्य को भाई कितने घंटे में पूरा करेगी, यानी अनु अपनी क्षमता से, यानी अगर 35 रील बनानी हो अनु को अपनी क्षमता से, तो भाई 1 घंटे में 4 रील बनाती है, तो 35 रील कितने घंटे में बनाएगी, तो भाई वो 35/4 इसमें भाग कर दो, यानी काम बटे क्षमता से इसको ऐसा कर दो और भाई घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो 35 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 35/4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, बस समझने वाली बात है कैसा करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। तो 7वां क्वेश्चन है आपका भाई, मैं पढ़ता हूं, आपके सामने आ जाएगा। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज ने भाई 124 रन बनाए। ठीक है, 124 रन बनाए, जिसमें भाई 6 तो चौके लगाए उसने, 6 चौके के साथ साथ उसने 10 छक्के लगाए। तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल रनों का कितने प्रतिशत बनाया, यानी दौड़कर रन का प्रतिशत पूछा है, ना कि चौके छक्कों का। ठीक है, तो हम भाई चौके छक्के के रनों को इसमें माइनस कर देंगे, जो भी कुल रन होगा। तो भाई यहाँ देखिए 6 चौके लगाए, एक चौके में 4 रन, तो 6 चौके में कितने रन, तो 6 चौके में हो गए भाई 6 चौक 24 रन। ठीक है, 10 छक्के लगाए, तो एक छक्के में 6 रन, तो 10 छक्के में कितने भाई, यानी 60 रन। तो अब यहाँ देखेंगे अगर चौके छक्के को मैं प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 4 और 6 2 8, यानी 84 रन भाई चौके छक्के लगाए हैं उसने, यानी 84 रन जो है वो चौके छक्कों के हैं। तो अब यहाँ देखेंगे भाई 124 में से अगर हम 84 रन माइनस कर दें
तो कितना आएगा, यानी 40 आएगा। 124 में जब हम 84 घटाएंगे तो 40 आएगा। तो 40 रन कौन सा है जो कि उसने दौड़कर रन लिए हैं। तो यही पूछा है कि भाई कुल रन का भाई दौड़कर उसने कितना प्रतिशत बनाया। तो बस यही चीज पूछी है परसेंटेज में। काट लो, क्वेश्चन बन गई। और 40 रन जिसको काटेंगे 124 देखो 4 से काट लो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4। तो ये हो जाएगा भाई 1000/31। जब 31 का भाग हम 1000 में देंगे तो कैसे देंगे, तो ये जाएगा 31 दूनी 62 और 31 तिया 93। तो ये आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 32 सही 8/31। ठीक है, ये आपका परसेंटेज इसका आंसर होगा। भाग देके देख लीजिएगा, यही आएगा। ऑप्शन में भी आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है भाई आपका, मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप देकर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। ये देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं भाई सूत्रधार होते हैं, बेस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें इतना ट्रिक काम नहीं करता। अगर फॉर्मुला याद है हमें, अगर हमें फॉर्मुले पते होते हैं तो भाई क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज भाई ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा की मैं बात करूं, इन तीनों भुजा की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। इन्होंने पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, तो समबाहु त्रिभुज के लिए इन्होंने ये ऊंचाई पूछी है। ठीक हो, तो यहाँ दे रखा है भाई, देखो समबाहु त्रिभुज का इन्होंने परिमाप दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का इन्होंने परिमाप दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर। तो भाई समबाहु त्रिभुज की भाई इन्होंने ऊंचाई पूछी है। ठीक है, कोई नहीं, परिमाप देगा ऊंचाई निकाल लेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई, परिमाप बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप बराबर होता है वो होता है 3 इंटू भुजा, या भाई 3a भी कह सकते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा। अब आप देखेंगे कि भाई ऊंचाई के फॉर्मूले में भाई 3/2 भाई भुजा दे रखा है। भुजा तो अपने पास है नहीं, अपने पास दे रखा है परिमाप। तो कोई नहीं, परिमाप में आप देखेंगे भुजा आ रही है, तो हम परिमाप की मदद से भाई भुजा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप कितना होता है, परिमाप के बराबर परिमाप रख दो, तो भुजा बराबर हो जाएगी ये इसकी, परिमाप दे रखा है 36√3। ठीक है, तो 36√3 दे रखा है। तो भाई 3 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार, तो ये हो जाएगी भुजा आ जाएगी अपने पास। भुजा बराबर हो गया 12√3, तो 12√3 इसकी भुजा आ गई। बस सिंपल है, ऊंचाई के फॉर्मूले में रख दो, ऊंचाई अपनी आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, √3/2 इंटू 12√3। ठीक है, बस काट लो। ऊंचाई बराबर जब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की, तो 2 से काटेगा ये 6 बार, तो ये हो जाएगा भाई 6√3 इंटू √3। और √3 में जब √3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा भाई 6 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। यानी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आ गई वो भाई 18 आ गई। कितना बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 36√3, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा, यानी 3a भी कह सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। तो भाई परिमाप के बराबर हमने परिमाप रखते भुजा निकालनी, भुजा को भाई ने ऊंचाई के फॉर्मूले में रख दिया, अपना आंसर आ गया, यानी ऊंचाई निकल के आ गई भाई 18। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन मैं करता हूँ। 9वां क्वेश्चन है आपका, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ भाई, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या रखा है कि भाई देखो 2 का 4% का 7% का 12% का 12% गुणा है भाई, 12% की गुणा है, का नहीं है, 12% की गुणा 10⁶ का मान ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ देखेंगे भाई 2 का 4% का दे रखा है, तो का मतलब होता है भाई, अगर हमने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो भाई का मतलब होता है भाई गुणा। ठीक है, बस इतना से समझना है, बस कुछ नहीं करना। देखो 2 का यानी 2 की गुणा 4%, यानी जब 4% को हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भाई क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, तो बस इतना ही है। यहाँ जाएगा 7 का परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भाई 100 बटे में 7 का यानी 12% का साइन हटाएंगे तो भाई 100। अब ये जाएगा भाई 10⁶ 10⁶ का क्या मतलब है भाई, एक बार बताओ। अगर मैं करूं 2 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 की गुणा 2 बार, यानी 2 की गुणा 2 बार यानी 4 हो जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि 10⁶ का मतलब है 10 की 6 बार गुणा करनी है।
तो 10 की जब हम 6 बार गुणा करेंगे तो हम यहाँ देख लेंगे 10 की जब हम 6 बार गुणा करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा भाई, यानी 10 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली खत्म, 2 जीरो से ये वाली खत्म, 2 जीरो से ये वाली खत्म। यहाँ देखो कितना बचा, ये बचा 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 12। ठीक है, गुणा कर लो इसकी, कैसे करेंगे भाई, 4 दूनी 8 और 12 सत्ते 84, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12 सत्ते 84। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 8 8 64 65 66 67, ये हो जाएगा 672 इसका सही आंसर है। ठीक है, जो भी आपका 672 ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन यार क्या लोगे, लेकिन कभी कभी भाई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना, अवॉइड मत करना, बिल्कुल भी करते रहना। ठीक है, जरूर। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ये है भाई एवरेज से, औसत से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। करा भी होगा आपने क्वेश्चन इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन है। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया, तो भाई सही औसत क्या है, सही औसत क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, 1 से 2 बार जरूर पढ़े, समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कह रहा है। देखो प्रेक्षण का मतलब होता है भाई संख्या। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई 10 प्रेक्षणों का जो औसत है, 10 प्रेक्षण यानी 10 संख्याओं का जो औसत है, प्रेक्षणों का जो औसत है वो दे रखा है भाई 46। अब ये कह रहे हैं कि भाई बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को यानी एक संख्या को पढ़ना तो था भाई, पढ़ना था 142, अब पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया गया भाई कितना, 42। तो भाई सही औसत क्या है, सही औसत, औसत क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 46, पढ़ना था किसी संख्या को 142, पढ़ लिया 42, तो सही औसत क्या है भाई, जाहिर सी बात है गलत सलत पढ़ रखा है तो भाई गलत ही औसत है, तो हमें सही औसत निकालना है। देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग और भाई पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो बस क्या करना है, 10 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 46, अगर हमें जो पदों का योग निकालना हो, यहाँ देखो पदों का अगर योग निकालना हो तो ये हो जाएगा भाई औसत इनटू पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या। यही चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ। यहाँ देखो 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 46, तो अगर मैं यहाँ देखो 10 संख्याओं का योग देखूं तो मैं 10 संख्याओं का योग देखूं, 10 प्रेक्षणों का अगर मैं योग देखूं, 10 प्रेक्षणों का अगर मैं योग देखूं तो ये हो जाएगा भाई 10 गुणा 46, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 460। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो किसी संख्या को पढ़ना था तो 142, पढ़ लिया भाई 42, तो यहाँ देखेंगे भाई कितना कम पड़ा, यानी 100 कम पड़ा, तो भाई जाहिर सी बात है जब 100 कम पढ़ लिया गया तो एवरेज तो गलत आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना, सही औसत लाने के लिए इस जो 100 कम पड़ा है ना, तो भाई 100 में भाई इस योग में हम 100 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई सही, अपना सही योग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 और 560 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जब भाई गलती पहले कर दी, इन्होंने पढ़ना था तो 142 और पढ़ लिया 42, तो कितना कम पड़ा भाई, 100 कम पढ़ लिया। तो इस योग में अगर मैं सिर्फ 100 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 560, तो 560 में जब मैं 10 का भाग दूंगा यानी 10 संख्याओं से भाग दूंगा सही औसत निकालने के लिए। सही औसत निकालने के लिए पदों की संख्या होती है ना, कुल पदों की संख्या, तो कुल संख्या कितनी है 10, जब मैं 10 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा भाई 56, तो यही आपका सही औसत है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, समझने का क्वेश्चन भाई, समझने की बात है, बस थोड़ी सी कैसे करना है भाई इस चीज को समझना है। पढ़ना था 142, पढ़ लिया भाई 42, तो सही औसत क्या है, जाहिर सी बात है गलत औसत ही आ रहा होगा ये, जब इन्होंने 100 कम पढ़ रखा है। 100 को भाई इस योग में प्लस करना है, 560 हो गए, और सही संख्या से यानी 10 संख्याओं से गुणा भाग दे दो, सभी टोटल संख्याओं से आपका औसत आ जाएगा 56। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने कराएंगे आपको सर जरूर पसंद आए होंगे, मजा आया होगा। तो ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको 10-10 के सेट में क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।